सरकारी दफ्तर में ससुराल। देखिए पंडित जी, आपको तो पता ही है कि मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करती हूँ और मेरा बेटा अभी एक अच्छी सी नौकरी की तलाश कर रहा है, लेकिन अब थोड़ा जिम्मेदार नहीं है। अभी भी शायद उसमें बचपना बाकी है, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उसकी शादी करा दूँ। जी हाँ ममता जी, मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ये देखिए लड़की की फोटो, मैंने लड़की वालों को ये बात पहले ही बता दिया है कि लड़का अभी कुछ नहीं करता, वो अभी किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह ही देता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए लड़के की नौकरी आज नहीं तो कल लगी जाएगी, जब तक उनकी माँ तो है सरकारी नौकरी वाली, इसलिए हम शादी के लिए तैयार हैं। सच में पंडित जी, आपने तो सच में मेरी बहुत बड़ी परेशानी को दूर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं ममता जी, ये तो मेरा परम कर्तव्य था। चलिए अब मैं चलता हूँ, बाकी शादी के दिन और तारीख तो मैं आपको बता ही दूंगा। जी जी, क्यों नहीं पंडित जी। ये कहकर पंडित जी ममता के घर से चले जाते हैं। दरअसल ये कहानी है दिल्ली में रहने वाली ममता देवी की, जो कि एक वृद्ध विधवा महिला थी। उनके पति के निधन के बाद उन्होंने अपने बेटे अविनाश को पाल पोस कर बड़ा किया था। ममता जी की सरकारी नौकरी थी, उनकी तनख्वाह से ही पूरे घर का खर्चा चलता था। अविनाश पढ़ा लिखा तो काफी था, लेकिन उसे कोई भी काम करने में दिलचस्पी नहीं थी और इसी वजह से ममता बहुत ज्यादा परेशान थी और उनका मानना था कि अगर उनके बेटे की शादी हो जाएगी तो वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाएगा। इसी वजह से वो कुछ महीने में अपने बेटे की शादी कुसुम नाम की लड़की से करवा देते हैं। आओ बहू रानी, आओ बहू रानी, तुम्हारा स्वागत है। जी माँ जी। कुसुम बेटा, आज से तुम्हें ही इस घर की भागदौड़ संभालनी है और मेरे बेटे अविनाश को भी थोड़ा जिम्मेदार बनाना है। ये बात सुनकर अविनाश बीच में बोल पड़ता है। क्या माँ, फिर से शुरू हो गए आप? ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बोल रही। जाओ तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो, शादी में काफी थकावट हो गई होगी। ममता की बात सुनकर अविनाश और कुसुम अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही रात में अविनाश और कुसुम की सुहाग रात होती है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता अपने आप से कहती है, बस भगवान जी, आपने आज तक हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब मेरे बेटे को भी एक सही मार्ग दिखा दीजिए। बस मेरी बहू मेरे बेटे को उसके सही रास्ते पर ले आए, मैं आपसे और कुछ नहीं चाहती। ममता ये बातें बिस्तर पर लेटे लेटे ही कहते हुए सो जाती है। अगली सुबह, अविनाश बेटा, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर भी उठा लो। आखिर कब तक मैं बुढ़िया इस घर का खर्चा चलाऊंगी। ये क्या माँ, आप क्या सुबह सुबह लेकर बैठ गई? रहने दीजिए, आपके पास बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, आजकल बस यही रह गया है ना। अच्छा वैसे माँ, मैं आपको बता दूं कि आज शाम को मैं और कुसुम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो आप हमारा खाना मत बनाइएगा और मैं आपके पर्स से 2000 रुपये लेकर जा रहा हूँ, ठीक है? पर बेटा। ठीक है, जाओ तुम। इस तरह हर दूसरे दिन कुसुम और अविनाश बाहर डिनर पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। ये सब जानकर कि अब ममता को सब कुछ पता चल गया था, जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह से अविनाश अपने काम को लेकर जिम्मेदार नहीं था, तो वहीं कुसुम भी एक खर्चीली स्वभाव की लड़की थी। दोनों ही खर्च करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और वो अब दिन रात मौज मस्ती में लगे रहते थे। ममता देवी हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर उन दोनों के कान में जू तक नहीं रेंगती थी। वो एक कान से बात को सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। ममता दिन रात कड़ी मेहनत करके सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जाती थी और देर शाम लौटती थी। वही महीने के अंत में जो भी उनकी तनख्वाह आती थी, उनसे वो घर चलाती और उनमें से कुछ पैसे बचाने की कोशिश करती। लेकिन अविनाश और कुसुम की आदतों की वजह से ममता जी को पैसे बचाना मुश्किल पड़ जाता था। अविनाश जी, चलिए ना, पिक्चर का टाइम हो रहा है। माँ जी जरा 500 रुपए दीजिए ना। हाँ माँ, एक काम करो, 1000 रुपये दे दो। तुम दोनों कल ही तो होटल खाना खाने गए थे और आज फिर पिक्चर देखने जा रहे हो। अरे ये रोज रोज के फालतू के खर्चे करना बंद करो, थोड़ा जोड़ कर रखो, बुरे वक्त के लिए बचाओ, पैसे काम आते हैं। सेविंग करो अविनाश बेटा, जब से तुम्हारी ग्रेजुएशन हुई है तब से तुमने कोई भी अब तक काम नहीं ढूंढा। तुम जानते हो मेरी नौकरी से ही घर का खर्चा चल रहा है। भगवान न करे मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे? हमारे पास तो छत भी नहीं है, जहाँ नौकरी छूटी ये सरकारी क्वार्टर भी हमें खाली करना पड़ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, तब की तब देखी जाएगी, अब जब तक आपकी नौकरी है तब तक तो हमें एंजॉय करने दीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हम दोनों को नजर लगा देंगी।
हम दोनों का बाहर घूमना आपको पसंद नहीं है? माँ, जब हम दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं तभी तुम टोक कर हमारा मूड खराब कर देती हो। हाँ, अब मैं जा ही नहीं रहा पिक्चर देखने। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे आपके टुकड़ों पर पल रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तो समझाती हूँ। चलो तुम दोनों अपना मूड खराब मत करो। ये लो पूरे 1000 रुपए। जिसके बाद अविनाश उन पैसों को लेकर कुसुम के साथ घूमने चला जाता है। वहीं कुसुम पर ममता देवी के किसी बात का कोई असर नहीं होता। दोनों ही ऐसे ही रोज घूमने फिरने चले जाते हैं और पैसों को उड़ा देते हैं। अब ममता अपने बेटे अविनाश पर नौकरी करने के लिए दबाव डालती है, लेकिन जब भी अविनाश नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता तो कुसुम को भी अपने साथ ले जाता। अब जब कुसुम साथ होती तो अविनाश उल्टा सीधा इंटरव्यू जल्दबाजी में दे देता। उसके बाद वो दोनों फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं। दरअसल इंटरव्यू तो एक बहाना था, वो दोनों बस घूमने का मौका ढूंढते थे। अब इंटरव्यू देने के लिए ममता देवी बेचारी अविनाश को आने जाने के पैसे भी देती थी, पर उसे थोड़ी पता था कि अविनाश इंटरव्यू जल्दबाजी में देता है। उसे तो बस यही पता चलता था कि अविनाश इंटरव्यू में फेल हो गया है, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। पर असली सच ममता देवी को पता ही नहीं चल पाता था। पर एक दिन ममता देवी अपने काम से लौटते समय बहू और बेटे को पहले से चाट पकोड़े खाते हुए देख लेती है और वो हैरान रह जाती है। आज तो अविनाश का इंटरव्यू था। मैं जब काम पर निकली थी तो अविनाश को इंटरव्यू के लिए जाने के लिए बस का किराया देकर आई थी, पर इस समय तो अविनाश को ऑफिस में होना चाहिए था जहाँ इसका इंटरव्यू है। ये दोनों तो यहाँ चाट पकौड़ी खा रहे हैं। ममता देवी अविनाश और कुसुम के पास जाती है। अरे माँ, तुम और यहाँ? हाँ, जल्दी घर लौट रही थी, पर तुम्हारा तो इंटरव्यू था ना शाम का। माँ, वो मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया। मतलब दरअसल पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो वहीं कुसुम का मन था कि चाट पकौड़ा खा लेते हैं, तो हम दोनों बस यहीं रुक गए और बस घर जा रही थी तो सोचा कि साथ में चलते हैं। हाँ, थोड़ा पैक भी करवा लेंगे, घर पर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ममता देवी अब ये समझ चुकी थी कि ये दोनों बिल्कुल भी समझदार नहीं है। अविनाश के साथ साथ कुसुम भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वो भी पैसों को जोड़ना नहीं जानती है और ना ही उन्हें अपने आने वाले भविष्य की कोई चिंता है। अविनाश और कुसुम ये सोचते थे कि उनकी माँ की सरकारी नौकरी है, पैसे तो आते ही रहेंगे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब ममता देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो अब काम पर नहीं जा सकी। उनकी तनख्वाह रुक गई और घर में पैसों की तंगी आ गई। वहीं अब ममता देवी की नौकरी छूट गई और उन्हें अपना सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। अब उन्हें सिर्फ पेंशन ही मिल रही थी, जिससे घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया था। अचानक कुसुम भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब सब कुछ एक साथ जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तब जाकर अविनाश और कुसुम को समझ आता है, पर अभी कुछ था जो बताना बाकी था। माँ, तुम ठीक कहती थी कि खर्चा कम करें, संभाल कर करें, जोड़ कर रखें, पर मैं और कुसुम ने आपकी बातों को कभी नहीं माना। आज एकदम से सारी परेशानियां सर पर आ गई। इधर कुसुम प्रेग्नेंट है और मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही है। अब सब कैसे होगा माँ? चिंता मत करो, मैंने तेरी नौकरी की बात कर ली है। बस तुम्हें पूरी मेहनत के साथ नौकरी करनी होगी। समय पर जाना है, समय पर आना है। बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखना बेटा। सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं पूरी मेहनत करूंगा माँ, अब कोई लापरवाही नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगा। कुसुम देवी बहुत सालों से सरकारी नौकरी करती आ रही थी। इस वजह से ममता देवी ने बात की और अविनाश को सरकारी नौकरी मिल गई। वहीं अविनाश अब खूब मेहनत से नौकरी करने लगा और अब उसने फालतू खर्चे करने भी बंद कर दिए थे। साथ ही कुसुम भी समझदार बन गई थी और उसने भी पैसे जोड़ना शुरू कर दिए थे ताकि वो अपने आने वाले बच्चों को जरूरत के पैसे निकाल कर दे सके। जब अविनाश नौकरी पर जाने लगा तो ममता देवी ने घर पर रहना और कुसुम की देखभाल करना शुरू कर दिया। ममता देवी को ये खुशी थी कि आज उनके बेटे और बहू जिम्मेदार हो गए हैं। इस तरह से वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।